बातचीत की शुरुआत ही रचना पाठ से करता हूँ मैं। इन्हीं दिनों मेरी नई किताब अभी मेरे हाथ में आए हुए अभी 1 हफ्ता करीब हो रहा है। नई किताब मेरी आई है अधूरी चीज़ों का देवता। इस किताब से मैं कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा। ये किताब कविताओं की नहीं है, दरअसल ये गद्य की किताब है। 2016 से 2018 के बीच मैंने जो सबद पर हर पखवाड़े में एक कॉलम लिखा करता था, उसमें से कुछ चुनिंदा कॉलम्स को निकाल के इस किताब में रखा गया है। कॉलम्स होते थे संस्कृत साहित्य, पाश्चात्य साहित्य, सिनेमा, संगीत और समाज। इन सब के आसपास, इन्हीं सब पर केंद्रित उनमें से कुछ चुनिंदा कॉलम इस किताब में है। इसके अलावा डायरी लिखने की मुझे आदत है, तो डायरी के कुछ पीस इस पुस्तक में है, जिसको मैं अपनी तरफ से रचनात्मक गद्य का नाम देता हूँ, क्रिएटिव प्रोज। दुनिया में कई सारा गद्य ऐसा होता है जिसको किसी एक कैटेगरी में डाला नहीं जा सकता, तो अमूमन उसके लेखक उसे क्रिएटिव प्रोज की शक्ल दे देते हैं। कुछ लोग उसको कविता मान लेते हैं, कुछ लोग उसको काव्यात्मक गद्य बोल देते हैं। खलील जिब्रान का जो गद्य था वो इस तरह का था। फ्रांसिस पॉन्च का जो गद्य था वो कई बार इस तरह से लिखता था। रोना बार्थ ने इस तरह के गद्य में काम किया। उनकी माँ का जब निधन हुआ था तो उन्होंने मॉर्निंग डायरी लिखी थी, छोटी छोटी 4-4, 2-2, 3-3 लाइनों की टिप्पणियाँ लिखते थे वो अपनी माँ और तमाम दूसरी चीज़ों को याद करते। वो भी ऐसा ही एक रचनात्मक गद्य था। तो लगभग उसी परिवार में, उसी परंपरा में खड़े होते हुए निर्मल जी के पास ऐसा रचनात्मक गद्य है, कृष्ण बलदेव वैद के पास है, और बहुत हमारे कई सारे आदरणीय वरिष्ठों के पास ऐसा रचनात्मक गद्य है। उन्हीं से प्रेरित होकर के हम ये काम करते हैं। तो मैं शुरुआत में ही वैसा ही कुछ छोटे छोटे से पीसेस मैं अपनी इस नई किताब अधूरी चीज़ों का देवता से पढ़ूंगा। अगर बीच में आपके मन में कोई बात आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस पर भी नज़र रखे हुए हूँ। एक छोटा सा पीस है। मेरा मन था कि लौटते समय ट्राम पकड़ूं। मेरा मन था कि लौटते समय ट्राम पकड़ूं, लेकिन मेरे शहर में ट्राम नहीं चलती। जोरों की बारिश हुई, पर सिवाय मेरे पतले होठों के कुछ गीला न हुआ। रास्ते में एक खेत पड़ा, मैंने वहां उस पेड़ के बीज बिखेर दिए जिसे बोते सभी हैं, पर उगता हुआ आज तक कोई नहीं देख पाया। कुएं के पास एक दरवेश कौओं को पुकार रहा था। हर कौवे को पता था कि कौन सा आओ उसके लिए उच्चारा गया है। मेरे गाल कभी नहीं जान पाते कि कौन सा आंसू किस दुख के लिए निकला था और कौन सा थप्पड़ किस अपराध के लिए पड़ा था। तुम समझ पाती हो? दरअसल मैं तुमसे यही पूछने आया था। दक्षिण की ओर एक जंगल था जहां पेड़ों पर पत्तों की जगह आईने उगे थे। पीले पड़कर गिर गए आईनों को लोग उठा ले जाते और रूप निहारते। मुझे किसी में अपना प्रतिबिंब दिखाई न पड़ा। आईने ईश्वर द्वारा भेजे गए जासूस हैं। वे हमारी आंखों में झांकते हैं और हमारे दिलों में और हमारी आत्मा में, और सारी खबर ईश्वर के दरबार तक पहुंचा देते हैं। इसीलिए हमारे बारे में ईश्वर की योजनाएं हमसे एक कदम आगे ही चलती हैं। इसीलिए तो जैसे ही मैं मुलाकात का इंतज़ाम करता हूँ, वो जुदाई को एक अंजाम की तरह भेज देता है। यही सब करते करते मैं लौट आया। चाहता था कि लौट के अपने घर पहुंचूं, पर मेरे शहर में अब मेरा घर नहीं रहता। बाजार में मैंने देखा कुछ लोगों के हाथ में मेरी तस्वीर थी। मुझे दिखा के वे बोले, आपने इसे कहीं देखा है? हम इसे कब से खोज रहे हैं। क्या बताता मैं उन्हें कि बहुत दूर मैं तुम्हारे द्वार पे दस्तक की तरह छूट आया हूं, सुने जाने का इंतजार करती दस्तक। बाहर निकल के देखो, वो सांकल अब तक कांप रही है। बाहर निकल के देखो,
वो सांकल अब तक कांप रही है। शुक्रिया दोस्तों। ये छोटा सा पीस रचनात्मक गद्य, कविता और कहानी के बीच का कुछ संस्मरण जैसा और कुछ उसमें एक अजब काल्पनिकता। दरअसल आपने भी कुछ नोट किया होगा कि इसमें हमारे पुराने मास्टर्स की कुछ अनुगूंज है। प्रूस्त की अनुगूंज रहती है, निर्मल वर्मा की अनुगूंज रहती है, शहरयार के एक शेर की अनुगूंज है इसमें। दरअसल हम जब भी कुछ लिखते हैं तो अकेले नहीं लिख रहे होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हम अपने साथ अपना एक पूरा ख़ानदान, अपना एक पूरा कुनबा, लेखकों का कुनबा, अपने प्रिय लेखकों का कुनबा साथ में लेकर के चल रहे होते हैं। उनकी अनुगूंजें, उनकी प्रतिच्छवियाँ हमारे बीच, हमारे भीतर रहती है। जैसे कि मेरे चेहरे में मेरे पिता और मेरे दादा की प्रतिच्छवियाँ बसी हुई हैं, इसी तरह मेरे लिखे में मेरे पुरखों की प्रतिच्छवियाँ ज़रूर मिलेंगी। एक छोटा सा पीस इसी में ये है, आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगे ना? आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगे ना? पहली बार हुई बातचीत को विराम देते हुए जब कोई अजनबी आवाज़ ये पूछती है तो लगता है दुनिया की हर चीज़ भूल जाऊं, पर दिलासा मांगती इस मासूमियत को कभी न भूलूं। एक दिन जीवन इतना कठिन बन जाता है, एक दिन जीवन इतना कठिन बन जाता है कि हम चाहते हैं कविता की पंक्तियां ही कम से कम सरल बनी रहें। इसी में एक 3-4 लाइनों का एक नोट है अधूरी चीज़ों का देवता में कि प्रेमी से कुछ छिपा ले जाना राजनीति है। प्रेमी से कुछ छिपा ले जाना राजनीति है, प्रिय कवियों की सूची बनाना राजनीति है। जो प्रेम मैं तुमसे कर चुका हूं उसे तुम भी अब छीन नहीं सकती, इस पंक्ति का उच्चारण करना राजनीति है। और ये एक जिसकी अनुपस्थिति में भी तुम जिससे मानसिक संवाद करते हो, उसके साथ तुम्हारा प्रेम होना तय है। भले वह 100 साल पहले क्यों न मर चुका हो। यह तुम्हारे नहीं, इस संसार की बनावट की सीमा है कि तुम उससे कभी मिल न पाओ। प्रेम अलग शय है, प्रेम की अभिव्यक्तियां निहायत अलग। कतई ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे हिस्से दोनों आए, कतई ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे हिस्से दोनों आए। कुछ लोग हमेशा ये शिकायत करते हैं, मेरे पास लिखित शिकायत भी आती है, मौखिक शिकायत भी आती है। कई बार कार्यक्रमों में मैं मंच पर जब अपना उद्बोधन दे देता हूँ, उसके बाद जब ऑडियंस के साथ लाइव क्वेश्चन आंसर होता है, उस समय भी कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप पाश्चात्य साहित्य से इतना प्रभावित क्यों हैं, या आपके पूरे लेखन में पाश्चात्य साहित्य की अनुगूंज क्यों होती है। दरअसल इन बातों का कोई जवाब नहीं होता, लेकिन फिर भी एक मौका है तो मैं ये कह दूं, जो मैं पिछले दिनों भी कहता रहा हूं, कि लेखक के रूप में मैं मधुकरी करता हूं। देखिए, महात्मा बुद्ध भिक्षाटन को भिक्षाटन नहीं कहते थे। जब वो भिक्षा लेने के लिए अपने भिक्षुओं को भेजते थे तो कहते थे जाओ मधुकरी करके आ जाओ। मधुकरी क्या होता है? मधुकरी दरअसल जो मधुमक्खियां शहद बनाती हैं, उस काम को, उस पूरी प्रक्रिया को मधुकरी कहा जाता है। मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती हैं? तरह तरह के फूलों से उनका रस चूस करके लाती हैं। किसी एक ही तरह के फूल पे नहीं बैठती हैं। उत्तराखंड की मधुमक्खियां हैं जहाँ का शहद बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ अमरकंटक की मधुमक्खियां हैं जहाँ का शहद बड़ा प्रसिद्ध है। तो यहाँ की जो छोटी छोटी वाली मधुमक्खियां हैं वो कम से कम 500 फूलों पे बैठने के बाद अपना शहद बनाना शुरू करती हैं। तो समझिए, बुद्ध इस काम को
यानी भिक्षाटन को मधुकरी कहते थे कि किसी एक ही घर से सब कुछ मत ले लेना, जाना द्वारे द्वारे जाना, घर घर जाना, जो दे थोड़ा 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 सबसे लेना और फिर उसको बना करके, उसको मिला करके तुम अपना आहार बनाना। ये मधुकरी है। लेखक को, कवि को हमेशा मधुकरी करना चाहिए। यहां से भी रस लो, वहां से भी रस लो, पश्चिम से भी लो, पूरब से भी लो, उत्तर से भी लो, दक्षिण से भी लो। जितनी भाषाएं आती हैं उन सारी भाषाओं से लो। यदि उतनी भाषाएं नहीं आती हैं तो अनुवाद का सहारा लेकर के लो, किंतु लो, हर जगह का ज्ञान लो, हर जगह की बातें जानो, उनको अपने भीतर उनको विन्यस्त कर लो। ये मधुकरी मेरे तमाम पूर्वजों ने, चाहे वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे हों, चाहे वो प्रेमचंद, चाहे निर्मल वर्मा, चाहे अज्ञे, चाहे कृष्ण बलदेव वैद, इन सभी ने हमें परंपरा में यही सिखाया है कि जितना तुम देसी में हो उतना ही विदेशी में हो। ये बात प्रसंगवश मैंने कही है। उम्मीद है कि चलिए, इसी जिस प्रसंग में मैंने ये बात कही थी वो ये कि एक ऐसा छोटा सा मैं पीस सुनाना चाहता हूं जो दरअसल ऋग्वेद से प्रभावित, ऋग्वेद की एक ऋचा है। ऋग्वेद में मृत्यु को लेकर के इतनी सुंदर कविताएं हैं, जितनी सुंदर कविताएं मृत्यु के बारे में संसार की किसी दूसरी सिंगल बुक में नहीं होंगी। ऋग्वेद ऐसा इतना एनरिच्ड है, स्पेशली जीवन और मृत्यु के अंतर संबंधों को काव्यात्मक तरीके से उद्बोधित, उद्भासित और अभिव्यक्त करने के लिए ऋग्वेद। तो उसी की उसकी एक ऋचा को आधार बना करके 5-6 लाइनों का ये छोटा सा पीस लिखा था। ये अधूरी चीजों का देवता में संकलित है। सुनिएगा। जहां मन लगे वहीं रहना, जहां मन लगे वहीं रहना। जब तुम मर जाओगे सूर्य में समा जाएगी तुम्हारे नेत्रों की ज्योति। तुम्हारी सांसें अपने जैसी हवाओं को खोज उनसे दोस्ती करेगी और खामोशी से उनमें घुल जाएंगी। नक्षत्रों की नोक पर पतंग की तरह अटकी रहेगी तुम्हारी आत्मा। पूरे पूरे दिन अपने आधे अधूरे दिनों को याद करेगी। तुम आकाश में रहना या पृथ्वी पर या पानी में, तुम आकाश में रहना या पृथ्वी पर या पानी में, या प्रकाश पे पड़ते अंधकार के छींटों में, जहां भी लगे तुम्हारा मन वहां रहना। अगर कहीं न लगे मन तो लौट आना एक नया रूप लेकर, औषधि बनकर उगना वनस्पतियों के बीच, विराट के भीतर सूक्ष्म बनकर, सूक्ष्म के भीतर विराट बनकर। ये ऋग्वेद की 10वें मंडल की एक ऋचा से प्रभावित गद्य है। एक इसी किताब से एक रचनात्मक पीस है, रचनात्मक गद्य का टुकड़ा। पानी सूख जाता है लेकिन फर्श पे शीतलता बनी रहती है। सूरज डूब जाता है लेकिन अंधेरी हवा में तपिश बनी रहती है। तुम चली जाती हो, मेरे भीतर तुमसे संवाद बना रहता है। जो बना रहता है, बचा रहता है, वो क्या होता है, शोक या उत्सव? फर्श पर बची शीतलता पानी का शोक है या उत्सव? मरण कहे बिना स्मरण का उच्चारण पूरा नहीं होता। हम सिर्फ उन्हीं पलों को याद कर सकते हैं जो मर चुके हैं। मां के निधन पे शोक जताते रोला बार्थ ने लिखा था, मैं तुम्हारे जैसा नहीं था इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं मर पाया। मैं तुम्हारे जैसा नहीं था इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं मर पाया। धन्यवाद।
प्रेम भी दो तरह का होता है, एक सस्पेंस कथा टाइप प्रेम, दूसरा साहित्यिक कथा टाइप प्रेम। सस्पेंस कथा वाले प्रेम में हमेशा ये जानने की उत्सुकता रहती है कि आगे क्या होगा। लेखक हर बार छिपा ले जाता है कि आगे ये होगा, ये होगा। पाठक की इसी उत्सुकता के बल पे वो अपनी किताब को आगे ले जाता है। जबकि साहित्यिक कथा वाले प्रेम में पहले ही पन्ने पे पता चल जाता है कि आगे ये होगा, ये होगा, फिर भी पाठक उसमें डूबता चला जाता है, तो सिर्फ इसलिए कि प्रेम पड़ोसनों की वार्ता जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक यात्रा है जिसमें जाना हुआ सब कुछ अनजाना जैसे लगने लगता है। अनजाने को जानने का सुख वैज्ञानिकों के लिए है, अनजाने को जानने का सुख वैज्ञानिकों के लिए है, जाने हुए को अनजाने जैसा पाने का सुख आशिकों के लिए है। इस तरह सभी के अपने अपने सुख हैं, इस तरह सभी के अपने अपने सुख हैं। दोस्तों, ये सारी जो पंक्तियां, रचनात्मक गद्य के टुकड़े मैंने पढ़ के सुनाए, वो अधूरी चीज़ों का देवता मेरी नई किताब से है, रुख पब्लिकेशन से आई है। दूसरी किताब मेरी रुख पब्लिकेशन से है। अगर आपने अभी तक इसे हासिल नहीं किया है तो मैं आपसे कहूँगा कि इसे हासिल कर लिया जाए, इसे प्राप्त कर लिया जाए। बहुत धन्यवाद।